हेलो दोस्तों, आपका हमारे YouTube चैनल पर अभिनंदन है, स्वागत है। उम्मीद करते हैं कि आपकी तैयारी बहुत अच्छी हो रही होगी। आप अगर अच्छे वीडियो देखना चाहते हो तो हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जाइए। वहाँ दिलीप सर ने बहुत अच्छी इतिहास की क्लास ले रखी हैं, राजस्थान इतिहास की, भारतीय इतिहास की। इसी प्रकार से अगर आपको साइकोलॉजी की कोई भी देखनी है कक्षा क्लास तो आप उसे सर्च कर सकते हैं प्लेलिस्ट में हमारे चैनल पर। आप और हम मिलकर अधिगम के टॉपिक के ऊपर चर्चा कर रहे हैं और करीब अधिगम के ऊपर हमारी 8 से 10 क्लास हो चुकी हैं। उसी में अधिगम के सिद्धांतों में हम चल रहे हैं साथियों। आज जिस अधिगम सिद्धांत की हम बात कर रहे हैं उसका नाम है पुनर्बलन अधिगम का सिद्धांत। देखिए, इस अधिगम सिद्धांत के बहुत से नाम है साथियों। ये सारे नाम आपको समझने हैं, रटने नहीं है। और इस अधिगम जो सिद्धांत है, जो कि पुनर्बलन का अधिगम का सिद्धांत है, जिसे हम सीएल हल का सिद्धांत कहते हैं, क्योंकि इसके जो प्रतिपादक हैं सीएल हल है, क्लार्क लियोनार्ड हल, अमेरिका के हैं, व्यवहारवादी हैं। किस प्रकार है इन पे सारी बात करेंगे। लेकिन साथियों, आपको ये समझना है कि इस अधिगम सिद्धांत को लोग ऑफलाइन भी और ऑनलाइन भी बहुत कम पढ़ाते हैं। आज हमें इस अधिगम सिद्धांत को बहुत ही अच्छे अंदाज में और सरल भाषा में इसे समझने का प्रयास करेंगे, चर्चा करेंगे। चलो इसमें बढ़ते हैं साथियों। इस सिद्धांत का नाम है पुनर्बलन का सिद्धांत। इसे कहा जाता है प्रबलन का अधिगम का सिद्धांत। इसे कहा जाता है अधिगम का सबलीकरण का सिद्धांत। हिंदी ट्रांसलेशन में साथियों पुनर्बलन कह दो, प्रबलन कह दो, सबलीकरण कह दो। इंग्लिश शब्द है रीइंफोर्समेंट, यानी रीइंफोर्समेंट का ट्रांसलेशन कहीं तो पुनर्बलन मिल जाएगा, कहीं प्रबलन मिल जाएगा, कहीं सबलीकरण मिल जाएगा। इसलिए साथियों मैं बार बार आपको आग्रह करता हूं, अगर साइकोलॉजी अगर आपको पढ़नी है तो उसकी इंग्लिश टर्म्स जरूर देखें, क्योंकि इंग्लिश टर्म फिक्स है। इंग्लिश से हिंदी में रूपांतरण हुआ है, इसका अनुवाद हुआ है साइकोलॉजी का। इसलिए अब जब भी एजुकेशनल साइकोलॉजी पढ़े तो इंग्लिश टर्म्स जरूर ध्यान दें। इंग्लिश टर्म्स फिक्स हैं और हिंदी में उसका ट्रांसलेशन अनुवाद कई रूपों में हो जाता है। तो रीइंफोर्समेंट थ्योरी किसने दी है? सीएल हल ने दी है। इसे साथ ही इसके दूसरे नाम है चालक न्यूनता का सिद्धांत, ड्राइव रिडक्शन थ्योरी, ड्राइव रिडक्शन थ्योरी, ड्राइव रिडक्शन यानी कमी, चालक में कमी हो जाती है। चालक न्यूनता सिद्धांत, चालक को ड्राइव को ही साथियों अंतर्नोद भी कहा जाता है, प्रणोद भी कहा जाता है। प्रणोद ह्रास सिद्धांत या अंतर्नोद कमी या ह्रास सिद्धांत, इंग्लिश वर्ड उनके लिए भी एक है ड्राइव रिडक्शन थ्योरी। आवश्यकता अवकलन, अवकलन का अर्थ होता कमी। नीड रिडक्शन थ्योरी, नीड रिडक्शन थ्योरी। इसी प्रकार से आवश्यकता पूर्ति, बाकी उसने यूज की शब्द किया आवश्यकता कमी सिद्धांत, लेकिन इसे हम कह सकते हैं आवश्यकता पूर्ति सिद्धांत, यानी नीड फुलफिल थ्योरी। इसी प्रकार जैव की अनुबंधन, आगे पढ़ाऊंगा, इसको समझाऊं। जैव की अनुबंधन क्यों कहा जाता है? क्योंकि इसने जीव को एक ऐसी ऑटोमेटिक प्रॉब्लम सॉल्विंग सिस्टम माना है। इसने माना है कि जीव क्या है? जीव एक ऐसी प्रणाली है जो अपने आप चलती है, समस्या समाधान प्रणाली है। जीव एक स्वयं संचालित होने वाली समस्या समाधान प्रणाली, हर जीव अपनी समस्याओं का समाधान अपने आप करता रहता है। इसलिए इसने कहा जीव को क्या माना है? बोला कोई भी प्राणी है, कोई भी जीव है, स्वयं संचालित होने वाली समस्या समाधान प्रणाली है। और उसकी जो बायोलॉजिकल नीड्स हैं, वो बायोलॉजिकल नीड्स उसकी कंडीशनिंग बना देती हैं। और कंडीशनिंग में पावलोव में पढ़ा चुका हूं। इसलिए आगे चलकर साथियों ये पूछा जाता है कि हल ने अपने अधिगम सिद्धांत में किन दो सिद्धांतों को मिलाया? तो साथियों इसने थार्नडाइक को और पावलोव दोनों को मिला दिया। थार्नडाइक और पावलोव दोनों को मिला दिया है।
ये शुरुआत थॉर्नडाइक से करता है, एंड पावलोव से करता है, अनुबंधन की भी बात करता है। इसलिए इसकी जो अनुबंधन है उसको बायोलॉजिकल कंडीशनिंग कहेंगे, जैविकीय अनुबंधन सिद्धांत। ये इसलिए पूछा जाए, देखो अनुबंधन के ऊपर 3 क्वेश्चन हो गए। एक क्वेश्चन आ जाए क्लासिकल कंडीशनिंग किसकी है, वो पावलोव की, और न्यू कंडीशनिंग या क्रिया प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत किसका है, स्किनर का। और आ जाए बायोलॉजिकल कंडीशनिंग किसकी है, जैव के अनुबंधन किसका है, सीएल हल का। इसे ही साथियों परिकल्पन निगमन सिद्धांत कहा जाता है। हाइपोथेटिकल डिडक्शन थ्योरी, यानी हाइपोथेटिकल, इसमें क्या किया जाता है कि सीएल हल ने अपने सिद्धांत को बताते समय किसी जानवर के ऊपर प्रयोग नहीं किया, किसी प्राणी के ऊपर प्रयोग नहीं किया, मनुष्य के ऊपर प्रयोग नहीं किया। इसने क्या किया, जानवरों के और मनुष्य को व्यवहार करते हुए देखा और उसके व्यवहार का निरीक्षण करने के बाद लॉजिक का सहारा लेते हुए अपने सिद्धांत दिया। इसने लॉजिक का सहारा लिया, तर्क का सहारा लिया है, और तर्क करने के लिए उसने क्या की है, कल्पना की, हाइपोथेटिकल किया, हाइपोथेटिकल रूप से उसने इस चीज को देखा है। यानी किसी भी प्राणी को उसने व्यवहार करते हुए देखा, उसके व्यवहार का निरीक्षण करके हुए अपने तर्क से, अपने लॉजिक से सिद्धांत बनाया। इसलिए इसे परिकल्पना निगमन सिद्धांत भी कहा जाता है, क्योंकि इसने 16 प्रमेयों का सहारा लिया है। जो प्लेटोलिट्स हैं 16 प्रमेय जो है, स्वयं सिद्धि उसे कहा जाता है जो पहले से ही अपने मन से उन्हें सिद्ध मान लेता है, अपने लॉजिक लगाकर, अपने तर्क के द्वारा उन्हें सिद्ध मान लेता है, अर्थात उन्हें पूर्ण मान लेता है, और फिर उनकी जांच की जाती है, उन्हें स्वयं सिद्ध कहा जाता है। स्वयं ने ही उन्हें सिद्ध मान लिया, इसलिए इसे परिकल्पना निगमन सिद्धांत भी कहा जाता है। इसे ही साथियों व्यवस्थित व्यवहार का सिद्धांत भी कहा जाता है। ये कहा जाता है जो व्यवहार है वो कैसा है, व्यवस्थित है, आगे बात करेंगे। यही कहता है व्यवहार कैसा है, परिष्कृत है, इसलिए परिष्कृत व्यवहार का सिद्धांत भी कहा जाता है। इसे कहता है जो प्राणी जो भी व्यवहार करता है उसका कोई ना कोई उद्देश्य होता है, इस कारण उद्देश्यपूर्ण व्यवहार का सिद्धांत कहा जाता है। ये साथियों सारे नाम आपको याद रखने हैं। अब आते हैं साथियों इसके प्रतिपादक कौन थे, देखिए साथियों इस सिद्धांत को देने वाले प्रतिपादक हैं सीएल हल यानी क्लार्क लियोनार्ड हल। ये कहाँ के थे साथियों, अमेरिका के थे, अमेरिका के मनोवैज्ञानिक हैं। इन्होंने कब दिया अपना ये सिद्धांत, 1915 में दिया, 1915 में अपना सिद्धांत दिया। इन्होंने कुछ पुस्तकें लिखी जिनमें 2 प्रमुख पुस्तकें हैं। एक तो है बिहेवियर ऑफ ऑर्गेनिज्म, बिहेवियर ऑफ ऑर्गेनिज्म। और एक पुस्तक इन्होंने लिखी प्रिंसिपल्स ऑफ बिहेवियर, और एक पुस्तक लिखी उन्होंने बिहेवियर ऑफ ऑर्गेनिज्म। ये 2 पुस्तकें लिखी हैं। मूल रूप से सीएल हल कौन है, सीएल हल व्यवहारवादी संप्रदाय से है, व्यवहारवादी। और आपको पता है व्यवहारवादी कौन कौन थे, जैसे कि आपका वॉटसन था, व्यवहारवादी आपका थॉर्नडाइक है, व्यवहारवादी स्किनर है, ये सारे थॉर्नडाइक है, ये सारे कौन है, व्यवहारवादी। उसी संप्रदाय से बिलोंग कौन करते हैं, सीएल हल। अब देखिए आपको एक चीज समझे, पुनर्बलन देखते हुए अगर आ जाए पुनर्बलन की व्याख्या किसने की, तो पुनर्बलन की व्याख्या साथियों सीएल हल ने नहीं की है, पुनर्बलन की व्याख्या स्किनर ने की है। पुनर्बलन के कितने प्रकार हैं
ये स्किनर ने बताया है, सीएल हल ने नहीं बताया है। अगर आ जाए सीखने में पुनर्बलन का योगदान है, सीखने में पुनर्बलन का योगदान है, तो उसका भी आंसर आएगा स्किनर। लेकिन ये क्या मानता है, ये कहता है सबलीकरण की या पुनर्बलन की प्रक्रिया ही अधिगम है। पुनर्बलन कैसे प्राप्त किया जाता है, पुनर्बलन कैसे प्राप्त किया जाता है, उस प्रोसेस को जानना ही अधिगम है। यानी हमें हमारी, आगे चल के बात करूंगा या शॉर्ट में बता रहा हूं, हमारी कोई आवश्यकता है, उस आवश्यकता को कैसे पूरा किया जाए वो प्रोसेस हमें पता लग जाता है, वो तरीका हमें पता लग जाता है, तो उस तरीके को ही अधिगम कहा जाता है। यहां ये कहता है कि हमारी आवश्यकताओं को पूरा करने वाली जो क्रिया है, हमारी आवश्यकताओं को पूरा करने वाला जो काम है या जो तरीका है, वही सीखना कहलाएगा, वही अधिगम कहलाएगा। तो वहां तो ये कहता है सीखने में पुनर्बलन क्या करता है, स्किनर तो क्या कहता है सीखना किस पर आधारित है, पुनर्बलन पर आधारित है। ये कहता है पुनर्बलन को प्राप्त करने का जो तरीका है, पुनर्बलन को प्राप्त करने का जो मार्ग है, पुनर्बलन को प्राप्त करने का जो प्रोसेस है, वही अधिगम है। अब साथियों इसको अच्छे से और समझाने का प्रयास करता हूं, उम्मीद करता हूं यह आपको समझ में आ गया होगा। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इसी सिद्धांत को साथियों अब मैं अंग्रेजी टर्म्स लिखता हूं और उससे आपको समझ में आ जाएगा। अब लेके आते हैं साथियों कि मैंने शुरुआत में कहा था इसने क्या किया है, थार्नडाइक, ये प्रश्न पूछा जा सकता है आपसे, थार्नडाइक के सिद्धांत और पावलोव के अधिगम सिद्धांत को मिला दिया, इन दोनों को मिला दिया किसने, सीएल हल ने, और इसने अपना सिद्धांत दिया जिसे हम रीइंफोर्समेंट थ्योरी कहेंगे, उसे ही कहा जाता है साथ ही एसओआर थ्योरी। अब क्योंकि एसओआर क्या है अभी बताएंगे, आप चिंता न करें। आप देखिए थार्नडाइक से शुरुआत करता है, थार्नडाइक के अधिगम के सिद्धांत से, और पावलोव के सिद्धांत पर ये क्या करता है, उसे समाप्त करता है। थार्नडाइक क्या करता है साथियों, थार्नडाइक की थ्योरी देता है अपनी एस और आर, एस और आर, अर्थात थार्नडाइक कहता है एक उद्दीपक होता है स्टिमुलस, स्टिमुलस यानी एस लिया, स्टिमुलस का पहला जो अल्फाबेट है एस, हिंदी में उसे कहेंगे उद्दीपक। स्टिमुलस को हिंदी में क्या कहेंगे, उद्दीपक। वो थार्नडाइक क्या कहता है, उद्दीपक होता है और उद्दीपक की वजह से प्राणी क्या करता है, अनुक्रिया करता है, रेस्पॉन्स करता है। आर यानी रेस्पॉन्स, रेस्पॉन्स किससे कर रहा है, उद्दीपक की वजह से। और रेस्पॉन्स को हिंदी में क्या कहेंगे, अनुक्रिया या प्रतिक्रिया। अनुक्रिया यानी अनुक्रिया प्राणी किसकी वजह से करता है, उद्दीपक की वजह से। और ये कहता है कि जब भी उद्दीपक आएगा तो प्राणी नेसेसरी रूप से, अनिवार्य रूप से अनुक्रिया करेगा, अनुक्रिया करेगा ही। जैसे उसने कहा कि बिल्ली के सामने मछली का टुकड़ा आता है, मछली का मांस आता है, या मछली क्या थी साथियों, उद्दीपक। थार्नडाइक का प्रयोग अपन समझ चुके हैं, मछली थी उद्दीपक। जैसे मछली आती है तो बिल्ली उछल कूद करती है, उछल कूद करती है, यानी पिंजरा खोलने का प्रयास करती है, उछल कूद करती है। ये उछल कूद करना या पिंजरा खोलने की कोशिश करना ही क्या है, अनुक्रिया है। और कहता है जब जब मछली आएगी तब तक बिल्ली क्या करेगी, अनुक्रिया करेगी। अर्थात ये अनुक्रिया कौन करवाता है, उद्दीपक करवाता है, और उद्दीपक की उपस्थिति होने पर प्राणी अनुक्रिया करेगा ही। ऐसा कौन मानता है, थार्नडाइक मानता है। इसके लिए महत्वपूर्ण ज्यादा क्या हो गया है,
उद्दीपक हो गया है। यानी थार्नडाइक क्या मान रहा है साथियों, थार्नडाइक ये कह रहा है कि व्यक्ति के व्यवहार है ना, व्यक्ति का व्यवहार का कंट्रोल किसके पास है, रिमोट इसके पास है, उद्दीपक के पास है। बिल्ली उछल कूद कब करेगी, जब मछली का टुकड़ा दिखाया जाएगा, यानी उद्दीपक दिखाया। तो बिल्ली उछल कूद कर रही है, इसका रिमोट कंट्रोल किसके पास है, इस मछली के पास, उद्दीपक के पास, इसलिए वो करेगा ही। अर्थात एक प्रकार से देखा है, यहां पर प्राणी ऐच्छिक क्रिया नहीं कर रहा है, ऐच्छिक क्रिया नहीं कर रहा है। ऐच्छिक क्रिया उसे कहा जाता है जो अपने मन से करे, अपनी इच्छा से करे। यहां पर वो अनैच्छिक क्रिया ही कर रहा है। अनैच्छिक यानी क्योंकि उसकी इच्छा है या नहीं है ये डिपेंड नहीं कर रहा है, जैसे उद्दीपक आएगा वह क्रिया करेगा। इस प्रकार की क्रियाओं का जाता है अनैच्छिक क्रियाएं। और आप आगे चल के पढ़ेंगे पावलोव की पूरी थ्योरी किस कंडीशनिंग पे, अनैच्छिक क्रियाओं पर, अनुक्रियाओं पर आधारित है। वो आगे यहां तक समझ में आए साथी। अब कहोगे साहब इसने एसओआर का है, ये ओ बीच में क्या आ गया। थार्नडाइक की तरह सीएल हल ने भी क्या बताया है, एक उद्दीपक होता है और उद्दीपक पर अनुक्रिया भी होती है, पर यह कहता है कि अनुक्रिया हर उद्दीपक पर, यानी उद्दीपक पर प्राणी अनुक्रिया करे ये जरूरी नहीं, कर भी सकता है नहीं भी कर सकता है। यहां पर थार्नडाइक क्या कह रहा था, उद्दीपक आएगा तो प्राणी अनुक्रिया करेगा ही। यहां पर यह कह रहा है नहीं, प्राणी यानी यहां ओ का अर्थ, एस का अर्थ है स्टिमुलस यानी उद्दीपक, आर का अर्थ है रेस्पॉन्स यानी अनुक्रिया, ओ का अर्थ है ऑर्गेनिज्म, ऑर्गेनिज्म यानी प्राणी। अब हल साहब क्या कहते हैं, हल कहता है कि ये प्राणी की मनोदशा पर, उसकी इच्छा पर, मनोस्थिति पे डिपेंड करेगा कि वह इस उद्दीपक पर अनुक्रिया करे या नहीं करे। अब मनोदशा से तात्पर्य क्या साथियों, अगर सीएल हल साहब कहते हैं अगर उस उद्दीपक से उसकी आवश्यकता पूरी होती है, यानी प्राणी के सामने कोई उद्दीपक आया, उस उद्दीपक की वजह से प्राणी की कोई नीड्स थी, कोई आवश्यकता थी, अगर वह नीड पूरी होती है उस उद्दीपक की वजह से तो प्राणी अनुक्रिया करेगा। और अगर उस उद्दीपक की वजह से उसकी नीड पूरी नहीं होती है तो वह उस उद्दीपक के प्रति अनुक्रिया नहीं करेगा। अब आपको समझ में आएगा, वो कहता है उद्दीपक पर प्राणी अनुक्रिया करे जरूरी नहीं है। थार्नडाइक क्या कह रहा था, उद्दीपक आएगा तो प्राणी अनुक्रिया करेगा ही। ये कह रहा है नहीं, अनुक्रिया उद्दीपक पर डिपेंड नहीं करती है, अनुक्रिया डिपेंड करती है कि वह उद्दीपक उस प्राणी की आवश्यकता को पूरा कर पा रहा है या नहीं कर पा रहा है। अगर उसकी आवश्यकता को पूरा नहीं कर पा रहा है तब तो उस उद्दीपक पर वह प्राणी अनुक्रिया नहीं करेगा, और यदि उसकी आवश्यकता को पूरा कर सकता है वो उद्दीपक तो प्राणी उस पर अनुक्रिया करेगा। इसी कारण इसे आवश्यकता पूर्ति का सिद्धांत भी कहा जाता है, जो थोड़ी देर पहले हमने पढ़ा था। इसी कारण इसे एसओआर थ्योरी भी कहा जाता है, इंग्लिश टर्म। अब ये बच्चों के सामने बहुत कम बताया जाता है एसओआर थ्योरी। अब यहां पर प्रश्न पूछा जाए, सीएल हल के अनुसार सीखने में क्या महत्वपूर्ण है। जैसे थार्नडाइक ने तो सीखने में किसे महत्वपूर्ण माना, उद्दीपक को। यहां सीएल हल किसको मान रहा है, प्राणी की मनोदशा को, प्राणी की इच्छा को, या इसे ही सरल समझो प्राणी की आवश्यकता को। प्राणी की जो आवश्यकताएं हैं, व्यक्ति की जो आवश्यकताएं हैं, वो आवश्यकताएं उसे सीखने के लिए प्रेरित करती हैं। और ये कौन सी आवश्यकताएं साथियों, इसने केवल बायोलॉजिकल नीड्स की बात की है। देखो, इसने अपने प्रयोग में, अपने सिद्धांत में बायोलॉजिकल नीड्स की बात की है, इसलिए इसे हम कहेंगे बायोलॉजिकल कंडीशनिंग थ्योरी।
इसने क्या कहा है, एक जीव है, एक प्राणी है, वो क्या है, सेल्फ यानी कि स्वयं, कोई भी प्राणी है वो स्वयं संचालित होता है, स्वयं संचालित होता है। किसके लिए? समस्या समाधान के लिए। इसने क्या कहा है, कोई भी जीव है, कोई भी प्राणी है, वह स्वयं संचालित होने वाली समस्या समाधान प्रणाली है। उसने कहा है एक प्रणाली है, एक व्यवस्था है। कौन? जीव। कैसी व्यवस्था है? जो स्वयं संचालित होती है और स्वयं संचालित होकर अपनी समस्याओं का समाधान करती है, यानी सेल्फ ऑटोमेटिक प्रॉब्लम सॉल्विंग सिस्टम। ये प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है कि सेल्फ या ऑटोमेटिक प्रॉब्लम सॉल्विंग प्रणाली सिस्टम किसने माना है? जीव को, प्राणी को स्वयं संचालित होने वाली समस्या समाधान प्रणाली किसने माना है? किसने माना है? सीएल हल ने। क्या कहा है? वो कहता है कि हर व्यक्ति, हर प्राणी, इस प्रकृति में जितने भी प्राणी है, चाहे पशु हो, पक्षी हो, चाहे मनुष्य है, उनके शरीर की कुछ आवश्यकताएं होती हैं और उन आवश्यकताओं को पूरा करने से भूख, प्यास, पानी, भोजन, ये है भोजन, पानी, ये शरीर की आवश्यकताएं, विश्राम, इसी प्रकार से सेक्स यानी मैथुन क्रिया, ये सारी की सारी क्या है? हर प्राणी की नीड्स है। और कैसी है? फिजिकली बोल दो चाहे बायोलॉजिकल बोल दो, ये शरीर की आवश्यकताएं हैं। अगर उसे जीवित रहना है और इन आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए, जैसे ही चाहे वो पशु हो, चाहे वो पक्षी हो, चाहे वो मनुष्य हो, उसे भूख लगती है तो वो अपनी भूख को मिटाने के लिए कोई ना कोई क्रिया करता है और उस प्रयास से उसकी भूख मिट जाती है, अथवा भोजन प्राप्त हो जाता है। जैसे उसकी भूख शांत हो जाती है, यानी उसकी भोजन की आवश्यकता पूरी हो गई। तो कहता हर जीव अपनी, उसके सामने बायोलॉजिकल नीड्स यानी उसकी जो आवश्यकताएं हैं, उन आवश्यकताओं में कमी होगी। कमी होते ही उसके सामने एक समस्या आ जाएगी। अब समस्या आ जाएगी तो वह प्राणी खुद उस समस्या का सॉल्यूशन ढूंढेगा। इसलिए कहा है कि हर जीव क्या है? स्वयं संचालित होने वाली समस्या समाधान प्रणाली है। अब आगे चलकर इसको देखिए, यहां तक आपको थॉर्नडाइक से तो इसको रिलेट कर दिया मैंने, इसलिए आपको समझ में आ गया कि इसने अपने सिद्धांत की शुरुआत कहां से की है? थॉर्नडाइक से की है। अब इसको हम रिलेट करेंगे किससे? पावलोव से। पावलोव से। अब पावलोव से कैसे कहेंगे? देखिए, इसने शुरुआत थॉर्नडाइक से की है, अपने सिद्धांत को खत्म कहां किया है? पावलोव के सिद्धांत से। पावलोव किस पर बल देता है? कंडीशनिंग पर। कंडीशनिंग पे बल देता है, कंडीशनिंग पर बल देता है, कंडीशनिंग पर, यानी कि जिसे हम हिंदी में बोल सकते हैं अनुबंधन पर बल देता है। और देखिए साथियों, अनुबंधन क्या था? एक बार पावलोव की थ्योरी पे जाते हैं। घंटी बजाई, भोजन दिया, कुत्ते ने लार निकाली। यहां लार निकालना क्या था साथियों? अनुक्रिया था। क्या था? अनुक्रिया, रेस्पॉन्स था, अनुक्रिया। यहां भोजन और घंटी क्या थे? ये उद्दीपक थे। ये दूसरी बात है कि मैंने आपको बताया, भोजन अनकंडीशनल स्टिमुलस था, ऐसा उद्दीपक जिस पर प्राणी स्वाभाविक अनुक्रिया करेगा ही। ये कंडीशनल स्टिमुलस था। हमने इस क्रिया को बार बार दोहराया, घंटी बजाई, भोजन दिया, कुत्ते ने लार निकाली। अगले दिन भी घंटी बजाई, भोजन दिया, कुत्ते ने लार निकाली। अगले दिन भी घंटी बजाई, भोजन दिया, कुत्ते ने लार निकाली। अर्थात इस क्रिया को हमने कई बार दोहराया, कई दिनों तक दोहराया। फिर जाकर एक दिन केवल घंटी बजाई, भोजन नहीं दिया, फिर भी कुत्ते ने लार निकाली। तो अब देखिए, इस भोजन का स्थान किसने ले लिया? इस घंटी ने लिया। अर्थात भोजन के ऊपर जो अनुक्रिया करता था, भोजन उद्दीपक था अनकंडीशनल, भोजन के ऊपर जो अनुक्रिया कर रहा था वही अनुक्रिया अब किस पे करने लग गया? घंटी पर। यानी कि यूसीएस का स्थान अब किसने ले लिया? सीएस पर। अर्थात कुत्ता यह जानने लग गया कि जब ये घंटी बजती है उसके बाद में तुझे भोजन मिलता है,
इसलिए भोजन पर जो अनुक्रिया करता था, लार निकालता था, वो घंटी की ध्वनि पर निकालने लग गया। इस जैसे ही भोजन ने घंटी का स्थान लिया, इस स्थिति को हमने कहा लर्निंग या सीखना, या इसे ही कहा अनुबंधन। क्या कहा? कंडीशनिंग। हमने नहीं कहा, ये किसने कहा है? पावलोव ने, अनुबंधन। अब यहां पर कैसे होगा ये? यहां पर आपको एक एग्जाम्पल से तात्पर्य बताता हूं। कोई जीव है, उसे भूख लगी। क्या लगी? भूख लगी। यानी भूख जैसे ही लगी साथियों, तो अपनी भूख को शांत करने के लिए वह कोई कोशिश करेगा, कोई कार्य करेगा। भूख लगने पर, यानी भूख कब लगेगी साथियों? जब उसके शरीर में एनर्जी की कमी होगी, ऊर्जा की कमी होगी। ऊर्जा की कमी हुई, जीवित रहने के लिए किसकी जरूरत है? ऊर्जा की, यानी भोजन की। और शरीर में भोजन की कमी हुई। भोजन क्या है? आवश्यकता। किसके लिए? जीवित रहने के लिए। प्राणी के जीवित रहने के लिए भोजन आवश्यक है, वो आवश्यकता है। जैसे ही भोजन में कमी हुई, यानी एनर्जी में कमी हुई, तो हमें जरूरत भी किसकी है? भोजन की। समझ रहे हो ना? हमें जरूरत भी किसकी है? भोजन की। लेकिन हमें भोजन की जरूरत कब पड़ी? जब भोजन में, शरीर में भोजन की कमी हुई, यानी एनर्जी की कमी हुई, ऊर्जा की कमी हुई। तो भोजन में कमी होना, यानी भोजन में कमी होना ही क्या कहलाएगा? आवश्यकता। जब कमी हुई, हमारी भोजन में कमी हुई, यानी हमारी आवश्यकता में कमी हुई, तब हम भोजन की तलाश में जुटे। और भोजन कैसे प्राप्त किया जाता है, उस कार्य को सीखा। अगर भोजन में, शरीर में ऊर्जा की कमी नहीं होती, एनर्जी की कमी नहीं होती, आवश्यकता में कमी नहीं होती, तो क्या हम भोजन प्राप्त करने की कोशिश करते? क्या उस कार्य को, उस क्रिया को सीखते जिसके द्वारा हमें भोजन प्राप्त हुआ है? तो सीएल हल यही कहता है कि आवश्यकता में जैसे ही कमी होती है, तो हम उस कार्य को सीखते हैं जो हमारी आवश्यकता को पूरा करे। तो सीखने के लिए क्या जरूरी है? आवश्यकता में कमी होना जरूरी है। इसलिए इन्होंने आवश्यकता पूर्ति को अधिगम नहीं कहा। हम जरूर बोलेंगे आवश्यकता की पूर्ति, जिस क्रिया से, जिस व्यवहार से आवश्यकता की पूर्ति होती है, उसे अधिगम कहेंगे। ये आपके और हमारे वर्ड हैं समझने के लिए। लेकिन सीएल हल ने आवश्यकता की पूर्ति के स्थान पर जिस पद का यूज किया है, वो आवश्यकता की कमी। आवश्यकता की कमी, आवश्यकता की कमी, ये साथ ही पूछा जाए, आवश्यकता की कमी। वो बोलता है सीखने के लिए क्या जरूरी है? आवश्यकता की कमी जरूरी है। अगर शरीर में भोजन की कमी नहीं होती, अर्थात आवश्यकता की कमी नहीं होती, तो प्राणी ऐसा कोई कार्य नहीं सीखता जिससे उस कमी की पूर्ति हो सके। तो पूर्ति से पहले क्या आई? आवश्यकता की कमी आई। इसलिए वो कहता है अधिगम के लिए क्या जरूरी है? आवश्यकता की कमी। और ये आवश्यकता की कमी ही व्यक्ति को अपने आप क्रिया करने के लिए स्वयं संचालित हो जाता, ऑटोमेटिक संचालित हो जाता है वो अपनी इस समस्या का समाधान करने के लिए। अब वापस आता हूं कंडीशनिंग। अब कंडीशनिंग कैसे होगी? मान लीजिए उसने, मैंने कहा था उसे भूख लगी, किसी प्राणी की आवश्यकता की कमी हो गई, तो उसे भूख लगी। अपनी इस भूख को शांत करने के लिए या अपनी इस आवश्यकता को पूरा करने के लिए वो कोई ना कोई कार्य करता है, कोई ना कोई क्रियाएं करता है। और जिस कार्य या व्यवहार से, क्रिया बोल दो, व्यवहार बोल दो, जिस व्यवहार से या क्रिया से या अनुक्रिया से उसकी भूख शांत हो जाती है, भूख शांत हो जाती है, अर्थात उसे भोजन की प्राप्ति हो जाती है। तो अब अगली बार जैसे उसे भूख लगेगी, अर्थात उसके शरीर में भोजन की कमी होगी, तो वह पहले जो उसने क्रिया की थी उस क्रिया को दोहराता है। कौन सी क्रिया की थी पहले? जिस क्रिया की वजह से उसे भोजन की प्राप्ति हुई थी, वह उस अनुक्रिया को करता है। फिर अगली बार भूख लगने पर, भोजन की कमी होने पर, आवश्यकता की कमी होने पर, फिर वह उसी क्रिया को, अनुक्रिया को दोहराता है। जिस अनुक्रिया से या जिस व्यवहार से उसे भोजन मिला था।
तो ये कहता है कि बार बार उस क्रिया को दोहराता रहता है। और यहां भी देखिए पावलोव में क्या हो रहा था, उसी चीज को बार बार दोहराया जा रहा है। घंटी भोजन, घंटी भोजन, घंटी भोजन, उस क्रिया को बार बार दोहराया जा रहा है। यहां भी यही कह रहा है सीएल हल कि जब किसी व्यक्ति को आवश्यकता हो जाती है, आवश्यकता की कमी हो जाती है, तो उस आवश्यकता की कमी को दूर करने के लिए प्राणी कोई ना कोई क्रिया करता है, और जिस व्यवहार या क्रिया की वजह से उसकी आवश्यकता की पूर्ति हो जाती है, तो दोबारा उसके सामने भविष्य में दोबारा जैसे ही उसकी फिर आवश्यकता उत्पन्न होती है, वही आवश्यकता, तो प्राणी उसी व्यवहार को करता है जिस व्यवहार से पहली बार उसकी आवश्यकता की पूर्ति हुई थी। इस प्रकार वह आवश्यकता जब जब भी उत्पन्न होगी, प्राणी उसी व्यवहार को दोहराएगा, बार बार दोहराने की बात करता है। तो अब इसमें यह कंडीशनिंग बन गई है। क्या बन गई है? कंडीशनिंग बन गई है। इसलिए इसने बार बार दोहराने की वजह से पावलोव के सिद्धांत को भी, कंडीशनिंग को भी मान लिया है। लेकिन इसकी कंडीशनिंग को क्या कहा जाता है? बायोलॉजिकल कंडीशनिंग, जैविकीय अनुबंधन कहा जाता है। साथ ही समझ में आ गया? इसने थार्नडाइक के और पावलोव के सिद्धांत को मिला दिया है। अब इसने एक प्रयोग किया था, लेकिन ध्यान रखना, इसने प्रयोग, मैंने पहले कहा, प्रयोग इसने जानवरों और मनुष्यों पे नहीं किया, चूहे के ऊपर प्रयोग करेगा। लेकिन सावधानी क्या बरतनी है? केवल उसने चूहे के व्यवहार को देखा है, और व्यवहार को देखकर अपना लॉजिक लगाया है, अपने तर्क का सहारा लगाया है, और अपनी कल्पना का सहारा लगाया है, और उसके आधार पर इसने अपने इस सिद्धांत को सिद्ध करने का प्रयास किया है। ध्यान रखना साथियों, क्वेश्चन पूछा था, इसने 16 प्रमेय, प्रमेय बोल दो या स्वयं सिद्धियां बोल दो, स्वयं सिद्धियों का सहारा लिया है अपने इस सिद्धांत को साबित करने के लिए। कितनी स्वयं सिद्धियों को? 16 स्वयं सिद्धियों का। स्वयं सिद्धि होती है जो पहले से स्वयं ने उन व्यवहारों को सिद्ध मान लिया। 16 स्वयं सिद्धियों का सहारा लिया है, ठीक है ना। अब लेके आते हैं, इसने जो एक एक्सपेरिमेंट किया उसके आधार पे आपको समझ में आ जाएगा। और एग्जांपल इसमें एसओआर में मैं आपको बता देता हूं। मान लीजिए कोई स्टूडेंट है, वह प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहा है, प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहा है, और पटवार की भर्ती का विज्ञापन आया, पटवार की भर्ती का विज्ञापन आया। तो थार्नडाइक तो क्या कहता है, जैसे ही पटवार की भर्ती का विज्ञापन आएगा, ये पटवार भर्ती, उस पटवार भर्ती का विज्ञापन उस स्टूडेंट के लिए क्या है, प्रतियोगी परीक्षा की जो तैयारी करता है उस स्टूडेंट के लिए क्या है साथियों, यह उद्दीपक है, उद्दीपक है। और वो क्या करेगा, पटवार भर्ती की तैयारी शुरू कर देगा, तैयारी शुरू कर देगा, कोचिंग वगैरह लेना शुरू कर देगा। तो यहां ये स्टूडेंट की क्या है, अनुक्रिया है। वो ने कोचिंग ज्वाइन कर लिया, बुक्स ले आया, घर पे स्वयं स्टडी कर रहा है, ये सारी की सारी क्या है, अनुक्रिया है। ये उद्दीपक था, ये एस था और ये आर था। लेकिन यहां पर सीएल हल ये कहता है, हमें ये देखना पड़ेगा क्या उसकी आवश्यकता को ये पूरा कर रहा है। मान लीजिए उस व्यक्ति को अगर जॉब ही प्राप्त करना है, जॉब ही प्राप्त करना है, चाहे कोई भी जॉब मिल जाए, उसके लिए यह उसकी घर की आर्थिक स्थिति खराब है और वो तुरंत जॉब चाहता है, तब तो वह इसको क्या कर लेगा, इसकी तैयारी शुरू कर देगा। ऐसा कौन मान रहा है, हल। लेकिन मान लीजिए कोई व्यक्ति ऐसा है जिसकी इकोनॉमिक स्थिति बहुत साउंड है, उसका परिवार बहुत रिच है, तो वो पटवार नहीं बनना चाहता है, वो तो आईएएस बनना चाहता है। अब उस व्यक्ति को उसका दोस्त आके कहता है, अरे यार पटवारी का विज्ञापन निकला है, चलो पटवारी की तैयारी शुरू कर देते हैं, तो वो रेस्पॉन्स ही नहीं देगा, वो अनुक्रिया नहीं करेगा। अर्थात न तो पटवारी की भर्ती में दिलचस्पी लेगा, न पटवारी की भर्ती के विज्ञापन को देखेगा, न उसका फॉर्म भरेगा, न ही उसकी कोचिंग शुरू करेगा, न उसकी तैयारी शुरू करेगा। तो हल क्या कह रहा है, क्योंकि इसकी आवश्यकता क्या है, इसकी आवश्यकता है प्रतिष्ठा बढ़ाना। ऐसा पद प्राप्त करूंगा जिससे प्रतिष्ठा, रेपो बढ़े, समाज में, सोसाइटी में रेपुटेशन बढ़े, बहुत बड़ी।
तो अब इसकी आवश्यकता, इस प्रतिष्ठा या रेपो को बढ़ाने का काम कौन कर सकता है? आईएएस का पद। इसलिए जैसे आईएएस का विज्ञापन निकलेगा यह व्यक्ति क्या करेगा? उसकी तैयारी शुरू कर देगा, उसका फॉर्म भर देगा, उसकी कोचिंग शुरू कर देगा। तो ये डिपेंड किस पे किया है? उद्दीपक तो यहां भी था। थांडाइक तो कह रहा था उद्दीपक आते ही प्राणी अनुक्रिया करेगा। यहां ये क्या कह रहा है? ये बालक पटवारी की भर्ती पर तो कोई अनुक्रिया नहीं कर रहा है, अर्थात उसकी तैयारी नहीं कर रहा है। आईएएस का विज्ञापन आते हुए तैयारी शुरू कर देता है, क्योंकि इसकी आवश्यकता क्या है? आईएएस बनना। इसकी आवश्यकताओं को पूरा कौन सा पद पूरा कर सकता है? आईएएस। और दूसरा बच्चा था, उसकी आईएएस आवश्यकताओं को पूरा कौन कर सकता था? पटवार। तो जिसकी आवश्यकताओं को पटवारी का पद पूरा करेगा वो पटवारी की तैयारी शुरू कर देगा, जिसकी आवश्यकताओं की पूर्ति आईएएस का पद करेगा वो आईएएस की तैयारी शुरू करेगा। यानी प्राणी अनुक्रिया किस पे करेगा? प्राणी उस उद्दीपक पर ही अनुक्रिया करेगा जो उद्दीपक उसकी आवश्यकताओं को पूरा करता हो। अगर उसकी आवश्यकताओं को कोई उद्दीपक पूरा नहीं करता है तो वह उस उद्दीपक पर अनुक्रिया नहीं करेगा। साथियों, ये थी सीएल हल की आपकी रीइंफोर्समेंट थ्योरी, जिसके बहुत से नाम हैं, मैंने आपको बताया। इसने जैसे चूहे के व्यवहार का निरीक्षण किया और फिर अपने लॉजिक का सहारा लिया, अपने तर्कों का सहारा लिया, अपनी कल्पना शक्ति का सहारा लिया, वो मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूं। एक भूल भुलैया बनाई। भूल भुलैया पता है आपको, बहुत से रास्ते होते हैं ऐसे, कहीं वो रास्ते बंद होते हैं, कहीं रास्ते ओपन होते हैं। इस प्रकार से बहुत भूल भुलैया आपको पता है, इस प्रकार आपने खेल रखी होगी। इस भूल भुलैया में चूहे को छोड़ दिया, चूहा को छोड़ दिया इस भूल भुलैया में, और वह चूहा क्या करता है? इधर पानी रख दिया और इधर मान लीजिए भोजन रख दिया। अब उसे अगर भोजन की जरूरत होती है, भूख लगती है, उसके शरीर में एनर्जी की कमी होती है, तो वो क्या है? घूमता फिरता कभी कभार जाकर ये इस भोजन तक पहुंच जाता है, भोजन ले लेता है। और जब उसको प्यास लगती है तो इधर जाता है, इधर उसकी प्यास, पानी मिलता नहीं है, फिर घूमता फिरता आकर यहां चला जाता है, पानी पी लेता है। अब फिर इसको दोबारा इसमें छोड़ा जाता है, भूल भुलैया में। तो ये देखा जाता है कि जब उसे प्यास लगती है तो ये इस रास्ते की खोज कर लेता है, इस रास्ते की खोज कर लेता है। लेकिन जब जैसे इसको भूख लगती है, भोजन की जरूरत होती है, तब वह इस रास्ते को देख लेता है। अगली बार फिर छोड़ा जाता है तो देखा जाता है इसको भूख लगती है चूहे को, तो इधर नहीं जाता है, इसी रास्ते को अपनाकर यहां चला जाता है। अर्थात मैंने कहा कि अब उसे यह भोजन की क्या है? आवश्यकता। इस आवश्यकता में क्या हुई? कमी हुई। तो इस आवश्यकता की क्या करनी है? उसे पूर्ति करनी है। तो उसने पहली बार जिस तरीके को अपनाया था, जिस रास्ते को अपनाया था और उससे उसको भोजन मिल गया था, तो अगली बार भी जब उसे भोजन की जरूरत होगी तो वह उसी रास्ते को, उसी क्रिया को दोहराता है। भोजन प्राप्त होने वाली क्रिया को या व्यवहार को दोहराता है। इसे ही साथियों सबलीकरण कहा जाता है, इसे ही साथियों रीइंफोर्समेंट कहा जाता है, इसे ही व्यवहार का सुदृढ़ीकरण कहा जाता है। यानी उसका व्यवहार स्थायी हो गया है, वह अनुक्रिया उसके व्यवहार में स्थायी होगी। जब जब भी उसे भोजन की जरूरत होगी वह इस सीखी हुई अनुक्रिया को दोहराएगा, इसे ही व्यवहार का सबलीकरण कहा जाता है। सबलीकरण का तात्पर्य क्या हुआ साथियों? जिस क्रिया से हमारी आवश्यकता की पूर्ति होती है उस अनुक्रिया, क्रिया या व्यवहार को हम बार बार दोहराते हैं। बार बार क्यों? दोबारा हमारी आवश्यकता उत्पन्न होती है, वो आवश्यकता उत्पन्न होने पर फिर हम उस व्यवहार को दोहराते हैं,
फिर हमारी आवश्यकता उत्पन्न होती है, फिर हम उस व्यवहार को दोहराते हैं, इसे ही व्यवहार का सबलीकरण कहा जाता है। तो ये अधिगम का सिद्धांत साथियों, इसका शैक्षिक महत्व क्या है? ये सिद्धांत कहता है मोटिवेशन पे बल देता है। ये सिद्धांत ये कहता है अगर बालक को मोटिवेट करो, जिस लक्ष्य को वो प्राप्त करना चाहता है उस लक्ष्य के अनुरूप, अगर उसका लक्ष्य है जो आवश्यकता है, उस आवश्यकता के अनुरूप अगर हम उस बच्चे को मोटिवेट करते हैं तब तो वह क्रियाशील हो जाता है, अभिप्रेरित हो जाता है। अगर हम उसकी आवश्यकता को नहीं पहचानेंगे और उसकी आवश्यकता कुछ और है और हम उसे किसी दूसरी फील्ड में उसे मोटिवेट करेंगे तो वह अभिप्रेरित नहीं होगा। हमें सबसे पहले पहचानना ही होगा बालक क्या चाहता है, बालक की आवश्यकता क्या है, बालक के लक्ष्य क्या है, बालक के उद्देश्य क्या है, बालक के गोल क्या है, बालक का जीवन लक्ष्य क्या है, उसकी महत्वाकांक्षा क्या है। इन सब को समझने के बाद में हम बालक को अगर मोटिवेट करते हैं तब तो अभिप्रेरित होगा। अर्थात बालक की आवश्यकताओं या बालक की मनोदशा को हमें पहचानना होगा। उम्मीद करता हूं साथियों यह अधिगम का सिद्धांत आपको अच्छे से समझ में आया होगा। मैं अजय जखराना ज्ञान की इस श्रृंखला में आपके साथ जुड़ा रहूंगा। धन्यवाद।